जन संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। जोहान्स केपलर एक महान जर्मन खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके ग्रहों की गति के 3 नियमों, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ने न केवल निकोलस कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को मजबूती प्रदान की, बल्कि आइजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए भी आधार तैयार किया। केपलर का जीवन वैज्ञानिक खोजों, व्यक्तिगत संघर्षों और धार्मिक विश्वासों का एक अनूठा मिश्रण था। जोहान्स केपलर का जन्म 27 दिसंबर 1571 को वीलडेरस्टाड, वुर्टेम्बर्ग, आधुनिक जर्मनी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक केपलर एक भाड़े का सैनिक थे, जो युद्धों में भाग लेने के लिए अक्सर घर से दूर रहते थे। हेनरिक का स्वभाव अस्थिर था और वह परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने में असमर्थ थे। केपलर की मां कैथरीना गुल्डेनमैन एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थीं और स्थानीय स्तर पर वैद्य के रूप में जानी जाती थीं। उनकी मां की जादूटोने की अफवाहों ने बाद में केपलर के जीवन को प्रभावित किया। केपलर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। वह शारीरिक रूप से कमजोर थे और 4 वर्ष की आयु में चेचक की बीमारी ने उनकी दृष्टि को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बावजूद उनकी बौद्धिक प्रतिभा बचपन से ही स्पष्ट थी। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने 1577 में दिखाई देने वाले एक धूमकेतु को देखा, जिसने उनके मन में खगोल विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगा दी। 1580 में 9 वर्ष की आयु में उन्होंने चंद्रग्रहण का अवलोकन किया, जिसने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और मजबूत किया। केपलर के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें छोटी उम्र में ही एक सराय में नौकर के रूप में काम करना पड़ा। फिर भी उनकी मां ने उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। केपलर की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हें वुर्टेम्बर्ग के ड्यूक द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति मिली, जिसने उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया। शिक्षा और प्रारंभिक वैज्ञानिक रुचियां। केपलर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की, जहां उन्होंने लैटिन और धार्मिक अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें मॉलब्रोन के मठ स्कूल में दाखिला मिला, जो उस समय धार्मिक और शैक्षिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहां से उन्होंने ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने 1589 से 1594 तक अध्ययन किया। ट्यूबिंगन में केपलर ने धर्मशास्त्र, गणित और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। उनके गुरु माइकल मास्टलिन एक प्रख्यात खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने केपलर को कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत से परिचित कराया। कोपरनिकस का सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस समय विवादास्पद था। टॉलेमी का पृथ्वी केंद्रित मॉडल, जिसे चर्च का समर्थन प्राप्त था, अधिक प्रचलित था। मास्टलिन ने केपलर को निजी तौर पर कोपरनिकस के विचारों से अवगत कराया, क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ाना जोखिम भरा था। इस शिक्षा ने केपलर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आकार दिया और उन्हें सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थक बना दिया। ट्यूबिंगन में केपलर ने गणित और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने ज्यामिति और खगोलीय गणनाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हालांकि उनका मूल लक्ष्य एक पादरी बनना था, लेकिन उनकी वैज्ञानिक रुचियों ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गया। 1594 में जब ग्रास, ऑस्ट्रिया में एक गणित शिक्षक की जगह खाली हुई, तो मास्टलिन ने केपलर को इस पद के लिए सिफारिश की। केपलर ने अनिच्छा से इस अवसर को स्वीकार किया, क्योंकि वह धर्मशास्त्र में अपना करियर बनाना चाहते थे। ग्रास में शिक्षण और पहली पुस्तक। 1594 में केपलर ग्राज में एक स्कूल में गणित और खगोल विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। यहां उन्होंने न केवल गणित पढ़ाया, बल्कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां भी तैयार की, जो उस समय शिक्षकों से अपेक्षित थी।
केपलर ने ज्योतिष में विश्वास नहीं किया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दबावों के कारण उन्हें यह काम करना पड़ा। उनकी कुछ भविष्यवाणियां, जैसे सर्दियों की भविष्यवाणी और तुर्की आक्रमण की भविष्यवाणी, सटीक साबित हुई, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ग्राज में रहते हुए केपलर ने अपनी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक मिस्टेरियम कॉस्मोग्राफिकम 1596 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन किया और एक अनोखा विचार प्रस्तुत किया कि सौर मंडल की संरचना प्लेटों के ठोस ज्यामितीय आकृतियों प्लेटोनिक सॉलिड्स पर आधारित है। केपलर ने सुझाव दिया कि 6 ज्ञात ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि की कक्षाएं 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स घन, चतुष्फलक, डोडेकाहेड्रॉन, इकोसाहेड्रॉन और ऑक्टाहेड्रॉन से घिरी होती हैं। यह मॉडल गणितीय रूप से सटीक नहीं था, लेकिन इसने केपलर की रचनात्मक सोच और ब्रह्मांड के प्रति उनके ज्यामितीय दृष्टिकोण को दर्शाया। मिस्टेरियम कॉस्मोग्राफिकम ने केपलर को यूरोप के वैज्ञानिक समुदाय में पहचान दिलाई। इस पुस्तक को पढ़कर प्रसिद्ध खगोलशास्त्री टाइको ब्राहे ने केपलर से संपर्क किया और उन्हें प्राग में अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। यह निमंत्रण केपलर के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। टाइको ब्राहे के साथ सहयोग। 1600 में केपलर प्राग चले गए और टाइको ब्राहे के सहायक के रूप में काम शुरू किया। टाइको उस समय के सबसे प्रमुख खगोलशास्त्रियों में से एक थे, जिनके पास ग्रहों और तारों के अवलोकनों का एक विशाल और सटीक संग्रह था। टाइको ने अपने अवलोकन डेनमार्क में अपने वेधशाला उरानीबोर्ग में किए थे। हालांकि टाइको का विश्वास पृथ्वी केंद्रित मॉडल में था, जिसमें उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला माना, जबकि अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। यह मॉडल कोपरनिकस और टॉलेमी के बीच एक मध्य मार्ग था। केपलर और टाइको के बीच वैचारिक मतभेद थे और टाइको अपने डेटा को पूरी तरह से साझा करने के लिए अनिच्छुक थे। फिर भी केपलर ने टाइको के डेटा का उपयोग करके मंगल ग्रह की कक्षा का अध्ययन शुरू किया। 1601 में टाइको की अचानक मृत्यु हो गई और केपलर को उनके डेटा का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार मिला। इसके साथ ही उन्हें सम्राट रुडोल्फ द्वितीय के शाही गणितज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। यह अवसर केपलर के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों को पूरा करने का आधार बना। ग्रहों की गति के नियम। टाइको के सटीक अवलोकनों का उपयोग करके केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम विकसित किए, जो खगोल विज्ञान में एक क्रांति लाए। ये नियम निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम, कक्षा का नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त का एक नाभि फोकस होता है। यह नियम उस समय के प्रचलित विश्वास को चुनौती देता था कि ग्रहों की कक्षाएं पूर्णतः गोलाकार होती हैं। केपलर ने मंगल ग्रह की कक्षा का गहन अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि कक्षाएं दीर्घवृत्तीय होती हैं। इस खोज ने कोपरनिकस के मॉडल को और सटीक बनाया। द्वितीय नियम, क्षेत्रफल का नियम। किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा रेडियस वेक्टर समान समय में समान क्षेत्रफल को आवृत करती है। इसका मतलब है कि जब ग्रह सूर्य के करीब होता है तो वह तेजी से चलता है और जब दूर होता है तो धीमा। यह नियम ग्रहों की गति की गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण था। तृतीय नियम, समयावधि का नियम। किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। गणितीय रूप से यह T सुपरस्क्रिप्ट 2R सुपरस्क्रिप्ट 3 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां T परिक्रमा अवधि है और R सूर्य से औसत दूरी। यह नियम ग्रहों की कक्षाओं के बीच गणितीय संबंध स्थापित करता है। केपलर ने अपने पहले 2 नियमों को 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा में प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने मंगल ग्रह की कक्षा के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।
तीसरा नियम 1619 में उनकी पुस्तक हार्मोनिक्स मुंडी में प्रकाशित हुआ। इन नियमों ने खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी और बाद में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया। प्रकाशिकी और अन्य वैज्ञानिक योगदान। केपलर की खोजें केवल ग्रहों की गति तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने प्रकाशिकी, गणित और ज्यामिति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1604 में उन्होंने एक सुपरनोवा, जिसे अब केपलर का सुपरनोवा कहा जाता है, का अवलोकन किया और इसके बारे में विस्तार से लिखा। उनकी पुस्तक डायोप्ट्राइस 1611 में। धार्मिक विश्वास और दर्शन। केपलर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे और उनका मानना था कि ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है जो गणितीय और ज्यामितीय सामंजस्य को दर्शाता है। उनकी पुस्तक हार्मोनिक्स मुंडी में उन्होंने सौर मंडल को एक संगीतमय संरचना के रूप में देखा, जहां ग्रहों की गति संगीत के नोट्स की तरह सामंजस्यपूर्ण थी। उन्होंने प्रत्येक ग्रह की गति को संगीतमय स्वरों से जोड़ा, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड का संगीत कहा। यह विचार उस समय के वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों का एक अनूठा मिश्रण था। केपलर लूथरन चर्च के अनुयायी थे, लेकिन उनकी उदारवादी धार्मिक मान्यताओं के कारण उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वे धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे और विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने में विश्वास रखते थे। उनका यह दृष्टिकोण उनकी वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित करता था। अंतिम वर्ष और मृत्यु। 1620 के दशक में 30 वर्षीय युद्ध ने केपलर के जीवन को और कठिन बना दिया। उन्हें बार बार स्थान बदलना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। 1630 में वे रेगेंसबर्ग, जर्मनी में थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। 15 नवंबर 1630 को बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय वे आर्थिक तंगी और सामाजिक अस्थिरता से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी वैज्ञानिक विरासत अमर हो गई। केपलर की विरासत। जोहान्स केपलर की खोजों ने खगोल विज्ञान को एक नया आयाम दिया। उनके ग्रहों की गति के नियमों ने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत को विकसित करने में मदद की। उनकी दीर्घवृत्तीय कक्षा की खोज ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड जटिल लेकिन गणितीय रूप से समझने योग्य है। उनकी प्रकाशिकी पर कार्य ने आधुनिक दूरबीनों और ऑप्टिकल उपकरणों के विकास में योगदान दिया। केपलर की रुडोल्फाइन तालिकाएं नाविकों और खगोलशास्त्रियों के लिए कई दशकों तक उपयोगी रहीं। उनका दृष्टिकोण कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं ने उस समय के वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों के बीच एक सेतु का कार्य किया। केपलर की जिज्ञासा, दृढ़ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें खगोल विज्ञान के इतिहास में एक अमर व्यक्तित्व बना दिया। उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और लेंस के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से समझाया। यह कार्य आधुनिक प्रकाशिकी की नींव बना और दूरबीनों के डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केपलर ने गैलीलियो गैलीली की दूरबीन के डिजाइन में सुधार किया और एक नया प्रकार की दूरबीन विकसित की, जिसे केपलेरियन दूरबीन कहा जाता है। इस दूरबीन में 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया गया, जो गैलीलियो की दूरबीन से बेहतर छवि प्रदान करती थी। केपलर का यह योगदान खगोलशास्त्रियों के लिए आकाशीय पिंडों के अवलोकन को आसान बनाने में सहायक रहा। 1627 में केपलर ने रुडोल्फाइन टेबल्स प्रकाशित की, जो टाइको के अवलोकनों पर आधारित एक खगोलीय तालिका थी। ये तालिकाएं ग्रहों और तारों की स्थिति की गणना के लिए अत्यंत सटीक थीं और कई दशकों तक नाविकों, खगोलशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं के लिए उपयोगी रहीं। व्यक्तिगत जीवन और चुनौतियां। केपलर का व्यक्तिगत जीवन कठिनाइयों से भरा था। 1597 में उन्होंने बारबरा मुलर से विवाह किया, जिनसे उनके 5 बच्चे हुए। लेकिन 1611 में
प्राग में अस्थिर राजनीतिक स्थिति और बीमारी के कारण उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। इस त्रासदी ने केपलर को गहरे दुख में डुबो दिया। 1613 में उन्होंने सुजाना रिटिंगर से दूसरा विवाह किया, जिनसे उनके कई बच्चे हुए। 1615 में केपलर की मां कैथरीना पर जादूटोना करने का आरोप लगा। उस समय जादूटोने के आरोप आम थे और अक्सर सामाजिक या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण लगाए जाते थे। केपलर ने अपनी मां की रक्षा के लिए 6 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने वैज्ञानिक तर्कों और तथ्यों का उपयोग करके उनकी मासूमियत साबित की और 1621 में कैथरीना को बरी कर दिया गया। इस प्रक्रिया ने केपलर को भावनात्मक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 ने यूरोप में अस्थिरता पैदा कर दी, जिसका असर केपलर के जीवन पर भी पड़ा। उन्हें बार बार अपनी नौकरी और निवास स्थान बदलना पड़ा। सम्राट रुडोल्फ की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि उन्हें शाही संरक्षण से वंचित होना पड़ा। निष्कर्ष: जोहान्स केपलर का जीवन